हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट चल रही है, आज उसके 12वें नंबर के लेक्चर में मैं बात करूंगा SN2 या सहचर्य क्रिया विधि की पश्चिमी प्रमाण, मतलब एविडेंस इन फेवर ऑफ SN2 और एसोसिएटिव मैकेनिज्म। मतलब कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था ना सहचर्य और SN2 मैकेनिज्म के बारे में या एसोसिएटिव मैकेनिज्म के बारे में, आज उसके बीच में हम एविडेंस देंगे, प्रमाण इस चीज का देंगे कि हम जिस मैकेनिज्म को कर रहे हैं वो मैकेनिज्म हमारी कौन सी है, SN2 टाइप की। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि आज के इस लेक्चर में जो हम लोगों ने SN2 मैकेनिज्म के बारे में कल हमने पढ़ा था या एसोसिएटिव मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था, आज उसके बीच में एविडेंस देंगे, प्रमाण इस चीज का प्रूव करेंगे हम लोग कि हम जिस मैकेनिज्म को पढ़ रहे हैं वो हमारी कौन सी है, SN2 या सहचर्य या एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है ना। तो मैं एक एक पॉइंट आप लोगों के सामने बोल दूंगा, एक एक पॉइंट को बोलने के बाद प्रत्येक पॉइंट को मैं यहाँ पर बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा पॉइंट किस बारे में बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट का डिस्कशन कर लेता हूँ और एक एक पॉइंट को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इधर देखिए, देखो सुनो मेरी बात। पहला पॉइंट आप लोगों को क्या बात बोल रहा है, देखो पहले तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज बता देता हूं कि हमारी दो ऑर्बिटल होती हैं। एक तो होती है संकृत कक्षक मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक होती है असंकृत कक्षक मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मैं संकृत कक्षक क्या होती है मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होती है, और असंकृत कक्षक मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होती है। तो सुनो मेरी बात, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को पता है कि वर्गाकार समतलीय संकुलों की बात कर लेता हूं, क्योंकि कॉमन सी बात है, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सों की बात हुई है। ठीक है ना। वर्गाकार समतलीय संकुल मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सों की बात हुई है। तो उसी के बेस पर मैं आप लोगों के लिए संकृत और असंकृत कक्षकों को समझा देता हूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल किसको बोलते हो और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल किसको बोलते हो। तो कॉमन सी बात है, देखो नाम से पता लग रहा है, संकृत कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल, वे ऑर्बिटल जो हाइब्रिडेशन में संकरण में भाग लेती हैं उनको तो हम क्या बोलते हैं, संकृत कक्षक। और बे कक्षक, बे ऑर्बिटल जो संकरण में भाग नहीं लेती हो, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं होती है, वो कौन होती है, असंकृत कक्षक मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे, मैं अभी आप लोगों के लिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सों के बेस पर समझा देता हूं। आप लोगों को पता है कि जिनकी शेप स्क्वायर प्लेनर होती है, ठीक है ना, समतल वर्गाकार होती है, उनका संकरण क्या होता है, DsP2 होता है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर मैं संकरण किसकी बात कर रहा हूं, DsP2 की, क्योंकि आप लोगों को जानते हो अच्छी तरीका से कि जिनका संकरण DsP2 होता है, जिनका हाइब्रिडेशन DsP2 होता है, उनकी आकृति क्या होती है, समतल वर्गाकार मतलब स्क्वायर प्लेनर। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर ये चार ऑर्बिटल है आप लोगों की, दो तो किसकी है, P की, एक S की और एक D की। ये चारों संकरण में भाग ले रही हैं, तो इन चारों ऑर्बिटलों को आप क्या बोलोगे, संकृत कक्षक हो। और चारों ऑर्बिटलों को मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं। देखो D की तो कौन सी लेगी, dx² 2y²। D की कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगी, dx² 2y²। अरे भाई आपको पता है D की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होती है। पांचों में से कौन सी भाग ले रही है यहाँ पर, dx² 2y²। और S की तो आप लोगों को पता है एक ही ऑर्बिटल होती है, तो एक कौन हो गई, S। ठीक है ना। अब आपको पता है P की कितनी ऑर्बिटल होती है, 3, px py और pz। P की कितनी ऑर्बिटल होती है, 3, px py और pz। ठीक है ना। P की कितनी ऑर्बिटल होती है, 3, px py और pz। तो आप लोगों की ये ऑर्बिटल किन में भाग लेती है, संकरण के अंदर। मतलब जो P की दो ऑर्बिटल है ना, वो कौन कौन सी भाग ले रही है, px और py। तो px और py अगर संकरण में भाग ले रही है तो इनको क्या बोलेंगे, संकृत कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल। और आपको पता है pz यहाँ पर संकरण में भाग नहीं ले रही है, संकरण में हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो रही है, इसलिए इनको तो हम क्या बोलेंगे, संकृत कक्षक मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकृत कक्षक, क्योंकि ये संकरण में भाग ले रही है। ये ऑर्बिटल आपकी संकरण में भाग नहीं ले रही है, इसलिए इसको बोलेंगे असंकृत कक्षक मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। असंकृत कक्षक मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्बिटल संकरण में भाग लेती है उनको संकृत कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और जो ऑर्बिटल संकरण में भाग नहीं लेती उनको क्या बोलते हैं, असंकृत कक्षक मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर मैं किसकी बात करने वाला हूँ, pz की बात करने वाला हूँ, क्योंकि px और py तो आप लोगों को पता है संकरण में भाग ले चुकी हैं, लेकिन pz ऑर्बिटल आपकी खाली होती है, वो कौन सी होती है, असंकृत कक्षक। इसका मतलब ये निकला कि इस खाली pz ऑर्बिटल से कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करके और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से कितने कर सकता है, 5। अरे भाई 4 तो आप लोगों के सामने शो हो ही रहे हैं। आपको होता है जिनका संकरण DsP2 होता है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। मतलब मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े होते हैं, 4। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, मैं आप लोगों के सामने शेप बना रहा हूं। ये आप लोगों की, आपको पता है स्क्वायर प्लेनर शेप होती है। कौन सी शेप होती है, स्क्वायर प्लेनर। ये हो गई आप लोगों की मेटल, और आपको पता है 4 साइड से आपको कौन जुड़े होते हैं, लिगेंड। ठीक है ना। अब आपको पता है यहाँ पर px और py ये तो संकरण में आकृति के अंदर भाग ले चुके हैं, लेकिन जो pz ऑर्बिटल होती है यानी आप लोगों की, ये कौन सी होती है, pz कक्षक।
पीजेड ऑर्बिटल ये क्या होती है, असंकृत कक्षक, असंकृत कक्षक हो, असंकृत कक्षक हो, ठीक है ना। या फिर इसको मान लो असंकृत कक्षक हो, असंकृत कक्षक मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, असंकृत कक्षक मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आप लोगों को पता है यहां पर भी अटैक कर सकता है और ऊपर भी अटैक कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्बिटल यहां पर आप लोगों की खाली है ना, वहां पर आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने पहले ही बता दी कि रिएक्शन हमारी कौन सी चल रही है, SN2 टाइप की। पहला अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। अरे भाई ये रिएक्शन तो चल रही है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें पहला अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए ऊपर वाली साइड खाली पड़ी है और नीचे वाली साइड खाली पड़ी है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर भी अटैक कर सकता है, नीचे भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब ये निकला कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो उसका पहले से हो रहा है क्योंकि उसका संकरण DsP2 हम अच्छी तरीके से जानते हैं कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे। लेकिन एक पीजेड कक्षक आप लोगों की खाली है और अगर एक पीजेड कक्षक आप लोगों की अगर खाली है तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना हो जाएगा, 5। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, 5। इसका मतलब यहां पर एक मध्यवर्ती अवस्था बन जाएगी जो मैंने आप लोगों को शो की थी, ठीक है ना। मध्यवर्ती अवस्था बन जाएगी किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की, जिसकी आकृति होती है त्रिकोण द्विपिरामिडीय मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो बात आप लोग समझ में आ गई। तो इससे ये चीज का प्रूफ होता है कि आपकी जो मैकेनिज्म हुई है वो कौन सी हुई है, SN2 टाइप की मैकेनिज्म। आपकी जो मैकेनिज्म हुई है वो कौन सी हुई है, SN2 टाइप की मैकेनिज्म। मैं आप लोगों को सामने इसका पॉइंट पढ़ के बता देता हूं, ठीक है ना, जिससे कि एक एक पॉइंट को मैं अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं। तो देखो सुनो मेरा पॉइंट आपका ये दे रखा है नोट्सों में से बोल रहा हूं मैं पॉइंट को, क्योंकि मैं चाहता हूं इसका एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो, एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको क्लियर हो। तो पहला पॉइंट आपका ये बोला है कि वर्ग समतलीय संकुलों का मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सों का निर्माण धातु आयनों के dx स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एस px और py कक्षकों के DsP2 संकरण द्वारा होता है। इसके पश्चात धातु आयनों के पास एक रिक्त असंकृत पी कक्षक उपस्थित होती है। कारण ही आप लोगों की पी कक्षक रिक्त है, आप लोगों को पता बिल्कुल खाली पड़ी है। रिक्त असंकृत कक्षक का मतलब इसने संकरण में भाग नहीं लिया, ठीक है ना, उपस्थित होता है, जो कि एक आक्रमणकारी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके समन्वय संख्या 5 का मध्यवर्ती इंटरमीडिएट बनाता है। बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर सकता है और आपका इंटरमीडिएट किसका बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का, ठीक है ना, मध्यवर्ती बनता है। इस प्रकार वर्गाकार समतलीय संकुलों के धातु आयनों का विन्यास किसके सपोर्ट करता है या किसका फेवर करता है, SN2 टाइप का। पहले तो ये बात होता है, ये पहला पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में गया। आगे बात आप लोगों को समझ में कि आपकी जो पीजेड कक्षक होती है वो आपकी खाली कक्षक होती है, संकरण में भाग नहीं लिया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, असंकृत कक्षक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये px और py और s और dx स्क्वायर टू वाई स्क्वायर आप लोगों को पता है ये संकरण में भाग ले चुकी है, इसलिए इनको मैं क्या बोलूंगा, संकृत हाइब्रिड ऑर्बिटल। और पीजेड ने संकरण में भाग नहीं लिया, इसलिए इसको क्या बोलूंगा, असंकृत कक्षक मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो पहले पॉइंट में आप लोगों का यही है कि पीजेड कक्षक आपकी खाली होती है जहां पर न्यूक्लियोफाइल आराम से आपका अटैक कर सकता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से कोऑर्डिनेशन नंबर किसका कर देता है, 5 कर देता है, ठीक है ना, 5 का इंटरमीडिएट बना देता है, जो कि इस चीज का फेवर करता है कि आपकी जो मैकेनिज्म है वो कौन सी है, SN2 टाइप की, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट आप लोगों का ये दे रखा है त्रिविम बाधा स्टेरिक इफेक्ट। दूसरा पॉइंट आप लोगों का क्या दे रखा है, त्रिविम बाधा स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट के बारे में क्या बोल रखी है, मैं एक बार लाइन को बोल देता हूं उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूं। स्टेरिक इफेक्ट के बारे में दे रखी है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मतलब वर्गाकार समतलीय संकुलों पर त्रिविम बाधा बढ़ाने पर उसका नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता घट जाती है, जो कि SN2 क्रिया विधि की क्या करता है, पुष्टि करता है या उसका प्रमाण देता है या एविडेंस देता है। किस तरीका से देता है, इधर देखो मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को, आप लोग देखो कि इस पॉइंट का मतलब क्या होता है। देखो इस पॉइंट का मतलब ये है कि पहले तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज बता देता हूं कि आखिरकार ये त्रिविम बाधा स्टेरिक इफेक्ट को उसको बोलते हैं। बहुत से स्टूडेंटों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि सर हम तो त्रिविम बाधा स्टेरिक इफेक्ट को नहीं जानते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिविम बाधा, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। तो ये स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो स्टेरिक इफेक्ट उसको बोलते हैं कि जो ग्रुप रिंग पर जुड़े हुए हैं, समझना ध्यान से,
जो ग्रुप रिंग पर पहले से ही जुड़े हैं, तो अगर उस रिंग पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आए ना, तो जो ग्रुप रिंग पर पहले से जुड़े हैं वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल का क्या करते हैं, विरोध, कि भाई इस रिंग पर तो हम पहले से जुड़े हैं, तू इस रिंग पर अटैक मत करे। ठीक है ना, एक बार फिर से लेना, जो ग्रुप रिंग पर जुड़े हुए हैं, रिंग किसकी है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, जिसका संकरण DsP2 निकाला है आप लोगों ने। ठीक है ना, तो जो आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे या स्क्वायर प्लेनर शेप पर जो आपके लिगेंड जुड़े हुए हैं, वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल का क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि रिंग पर तू अटैक मत करे, क्योंकि रिंग पर तो हम पहले से प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो कोई भी ग्रुप जो आने वाले ग्रुप का क्या करता हो, रिपल्सन करता हो, प्रतिकर्षण करता हो, इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, त्रिविम बाधा। मतलब एक बार फिर सुन लो, मैं ये बोल रहा हूं कि जो ग्रुप रिंग पर जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप रिंग पर जुड़े हुए हैं, रिंग पर जुड़े हुए हैं, वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल का क्या करें, विरोध करें। तो कॉमन सी बात, आने वाले न्यूक्लियोफाइल का विरोध करेंगे तो इस प्रभाव को हम क्या बोलेंगे, त्रिविम बाधा या स्टेरिक इफेक्ट। अब ठीक है, अब एक बात बताऊं, क्या अगर जो ग्रुप रिंग पर जुड़े हुए हैं और अगर वो न्यूक्लियोफाइल को रिंग पर अटैक नहीं करने दे रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, फिर आपकी नाभिक स्नेही अभिक्रिया कैसे होगी भाई, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन जब ही तो होगी आप लोगों की, जब न्यूक्लियोफाइल रिंग पर आकर अटैक कर लेगा। लेकिन रिंग पर जो ग्रुप पहले से जुड़े हैं, वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल का अगर विरोध कर रहे हैं कि भाई तू मत जुड़े, तो कॉमन सी बात है, फिर आप लोगों की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसे होगी। इसका मतलब ये हुई कि जैसे जैसे आप लोगों का स्टेरिक इफेक्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी, क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर वो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देंगे रिंग पर, तो आप लोगों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN2 रिएक्शन आप लोगों की नहीं होगी। इसका मतलब ये निकला कि जैसे जैसे आप लोगों का स्टेरिक इफेक्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी या उसकी क्रियाशीलता घटती जाएगी, रिएक्टिविटी घटती जाएगी। ठीक है ना, इस बात से इस चीज का प्रूफ होता है कि जो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं वो हमारी मैकेनिज्म कौन सी है, SN2 टाइप की। ठीक है ना, इस बात से ये प्रूफ हो जाता है कि जो हमारी मैकेनिज्म है वो कौन सी है, SN2 टाइप की। तो कितने पॉइंट हो गए आप लोगों के, 2। पहले पॉइंट में हमने किसकी बात की, PZ कक्षक की, जो कौन सी थी, हमारी असंकृत कक्षक, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि उसने संकलन में भाग नहीं लिया था। दूसरा हमारा कौन है, त्रिविम बाधा, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट बढ़ने पर न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की प्रोबेबिलिटी घटती है, रिएक्टिविटी घटती है, तो कॉमन सी बात है, SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी घट जाएगी, जो कि इस चीज को प्रूव करती है कि हम जिस मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो मैकेनिज्म हमारी कौन सी है, SN2 टाइप की। ये हम लोगों को क्या मिल गया, एविडेंस मिल गया। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं। देखो तीसरे पॉइंट में आप लोगों के में क्या दे रखा है, तीसरे पॉइंट में ये दे रखा है आप लोगों को मैं, क्या जो आपके वर्गाकार समतुल्य संकुल में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग संकुल, तो इसका मतलब ये निकला, मैं इस पॉइंट को वैसे बता देता हूं। देखो इस तीसरे पॉइंट में वो क्या बोला है, तीसरे पॉइंट में ये बोला है कि आप लोगों के लिए मैंने एक चीज सिखाई थी, मैंने आप लोगों के लिए क्या सिखाई थी कि भाई SN1 टाइप की रिएक्शन किसको बोलते हैं और SN2 टाइप की रिएक्शन किनको बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या डेफिनेशन बोली थी SN1 की, कि यदि कभी किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक के, यदि किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक का एक अणु ही भाग ले रहा है तो उनको क्या बोलते हैं, SN1, और अगर 2 अणु 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, SN2। लेकिन ध्यान में रखना, वो कंडीशन किस में होनी चाहिए, स्लो में, स्लो स्टेप में, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मंद स्टेप बोल सकते हैं, या वेग निर्धारक पद बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप। शॉर्टकट में इसको RDS भी बोल सकते हो, शॉर्टकट में इसको हम क्या बोल सकते हैं, RDS, मतलब रेट डिटरमाइन स्टेप। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि यदि किसी अभिक्रिया में स्लो, मंद या वेग निर्धारक पद में क्रियाकारक का एक अणु भाग ले रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को SN1 बोलते हैं, और यदि 2 अणु भाग ले रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, SN2। और कल जब मैंने आप लोगों को सामने मैकेनिज्म शो की थी तो आप लोगों को पता मैकेनिज्म में मैंने क्या किया था, मैकेनिज्म में मैंने ये किया था कि यहाँ पर देखो इंग्लिश मीडियम वाले, यहाँ पर एक शब्द का यूज करूंगा, उसको हिंदी में बोलूंगा तो आप सुन लो कि उसकी इंग्लिश क्या होती है। यहाँ पर एक शब्द यूज करूंगा क्रियाधार, किसकी बात करूंगा, क्रियाधार। इंग्लिश में क्रियाधार को बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है ना, क्रियाधार, क्रियाधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। तो जहां जहां पर भी मैं क्रियाधार बोलूं ना, आप समझ जाना सर सबस्ट्रेट बोले इंग्लिश में, ठीक है ना। तो देखो सुनो, आप लोगों को पता है कि क्रियाधार और न्यूक्लियोफाइल अगर पहले ही स्टेप में अटैक कर रहे हैं, स्लो स्टेप में अगर अटैक कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन आप लोगों को पता है कौन सी होगी, SN2 टाइप की। और अगर केवल क्रियाधार अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में अटैक नहीं कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अटैक कर रहा है, और सेकंड स्टेप आप लोगों को पता कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। पहला स्टेप कौन होता है, स्लो स्टेप होता है, वही रिएक्शन का डिटरमाइन करता है, इसलिए उसको
उसको बोलते हैं रेटेड डिटरमाइन स्टेप या वेग निर्धारक पद, ठीक है ना। दूसरा स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप होता है, इसलिए वो रेटेड डिटरमाइन स्टेप नहीं होता। तो मैंने ये बोली थी कि SN2 टाइप की मैकेनिज्म कल आप लोगों को सामने शो की थी। तो मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक के कितने अणुओं ने भाग लिया था, 2 अणुओं ने भाग लिया था, 2 अणुओं ने भाग लिया था। तो इस बात का प्रूफ होता है, इस बात का एविडेंस मिलता है कि जिस मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं वो मैकेनिज्म हमारी कौन सी होती है, SN2 टाइप की। क्योंकि SN1 के अंदर तो आप लोगों को पता है कि क्रियाधार ही भाग लेता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं लेता। स्लो स्टेप में केवल एक ही भाग लेता है क्रियाधार, न्यूक्लियोफाइल भाग जरूर लेता है लेकिन वो सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप में नहीं लेता, वो किसमें लेता है, सेकंड स्टेप में। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, एक बार फिर बता देता हूं कि अगर मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक के 2 अणु भाग ले रहे, रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहे तो उनको SN2 टाइप की रिएक्शन बोलते हैं। और केवल एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट हो रहा, केवल क्रियाधार ही क्रियाधार भाग ले रहा है, न्यूक्लियोफाइल भाग नहीं ले रहा है स्लो स्टेप में, तो वो रिएक्शन हो गई आपकी SN1 की, ठीक है ना। तो कल जब मैंने मैकेनिज्म आप लोगों को सामने शो की थी तो पहले मैकेनिज्म में स्लो स्टेप में आपके क्रियाधार ने भी भाग लिया था और न्यूक्लियोफाइल ने भी भाग लिया था। इस चीज से ये चीज प्रूफ होती है कि जिस मैकेनिज्म को हम कर रहे हैं वो कौन सी मैकेनिज्म है, SN2 टाइप की। तो बिल्कुल हम लोगों को एविडेंस मिल गया, क्योंकि स्लो स्टेप में कितने ने भाग लिया था, 2 ने, क्रियाधार ने भी भाग लिया था और न्यूक्लियोफाइल ने भी भाग लिया था। इस चीज से प्रूफ हो जाती है, इस चीज से एविडेंस मिल जाता है कि हमारी जो मैकेनिज्म होगी वो कौन सी होगी, SN2 टाइप की, ठीक है ना। SN2 टाइप की कितने पॉइंट हो गए हमारे, 3, ठीक है ना, 3 पॉइंट हो गए। तीनों पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाने चाहिए। चौथे पॉइंट के बारे में वो क्या बोल रहा है, देखो चौथे पॉइंट के बारे में वो ऐसा बोला है कि अगर आप लोग न्यूक्लियोफाइल के ऊपर या आपका जो क्रियाधार है उस पर अगर चार्ज बढ़ा दोगे या कॉम्प्लेक्स पर चार्ज बढ़ा दोगे तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रोबेबिलिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। चाहे चार्ज आप कम कर दो, चाहे चार्ज आप ज्यादा कर दो, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी वही रहेगी, ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट मैं आपको बोल के बता देता हूं। देखो क्या बोल रहा है चौथे पॉइंट में कि वर्गाकार समतलीय संकुलों पर, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सों पर चार्ज बढ़ाने से उसकी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के वेग पर, मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे SN2 क्रिया विधि की पुष्टि होती है, इससे SN2 मैकेनिज्म का क्या मिलता है, हमें एविडेंस मिलता है। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना। इसका मतलब अगर आप चार्ज ज्यादा कर दोगे, चार्ज कम कर दोगे तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो उसकी रिएक्टिविटी पहले है चार्ज बढ़ाने या घटाने से पहले, वही रिएक्टिविटी उसकी उसके बाद रहेगी क्या अगर आपने चार्ज बढ़ा दिया घटा दिया। बात मेरी समझ में आ गई ना। इसलिए आवेश का यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस चीज से प्रूफ होता है कि हम जिस मैकेनिज्म की बात करें वो मैकेनिज्म हमारी कौन सी होगी, SN2 टाइप की। ये कितने पॉइंट हो गए आपके, 4। 5वें पॉइंट के अंदर वो बात ये कर रहा है कि अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, आपको तब वर्गाकार समतलीय संकुलों की आकृति को अगर बीच में रोक दें तो आपको तक कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का इंटरमीडिएट बनता है। अरे भाई मैंने यही तो बताई थी कि आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, लेकिन वो खाली pz कक्षक होती है, बैक एंड p ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल होती है, असंकृत कक्षक बोलते हो और हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हो, ठीक है ना। तो वहां पर एक न्यूक्लियोफाइल और अटैक कर सकता है तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5। तो ठीक है, इसको वहीं पर रोककर आप इंटरमीडिएट 5 के या कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के इंटरमीडिएट को सेपरेट कर सकते हो, पृथक कर सकते हो। तो इसके रेस्पेक्ट में 5वां पॉइंट क्या बोला है, 5वें पॉइंट में बोला है वर्गाकार समतलीय संकुलों की, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सों की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को मध्य में, मतलब बीच में रोककर समन्वय संख्या 5 के, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के मध्यवर्तियों को, मतलब इंटरमीडिएट को पृथक किया जा सकता है। इससे SN2 क्रिया विधि की या SN2 मैकेनिज्म की क्या होती है, पुष्टि होती है, प्रूफ होता है, ठीक है ना। ये भी इसका कौन सा एविडेंस हो गया, 5वां एविडेंस हो गया, ठीक है ना। मतलब जैसे कि आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा, तो उस रिएक्शन को वहीं पर रोककर, उस मैकेनिज्म को वहीं पर रोककर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के इंटरमीडिएट को सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इस बात से प्रूफ होता है कि हम जिस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं वो मैकेनिज्म हमारी कौन सी होगी, SN2 टाइप की। ये कितने पॉइंट हो गए आप लोगों को, 5 पॉइंट हो गए। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आप लोगों को छठा ही है, देखो ध्यान से समझना। छठे पॉइंट के बारे में वो क्या बोला है कि मैंने आप लोगों के सामने ये बात की थी Ni, Pt और Pd, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ये भी +2 होता है, ये भी +2 होता है, ये भी +2 होता है। मतलब इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है, +2। इन तीनों की कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2। और एक चीज बता देता हूं, जिस पॉइंट के बारे में वो बात कर रहा है वो ये बोल रहा है कि चाहे वो Ni हुआ, Pt हुआ या Pd हुआ, ये ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबरों के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, ये निम्न कोऑर्डिनेशन नंबरों के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तभी तो आप लोग सुनते हो
कि देखो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेशन नंबरों की बात होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एक बार फिर बता देता हूं, बार बार मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा हूं। हिंदी में क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या किसको बोलते हैं कि मेटल के साथ जितने आपके लिगेंड जुड़े हुए हैं ना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका मतलब ये निकल रहा है कि मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। और मैं बोलता हूं ना कोऑर्डिनेशन नंबर 5, इसका मतलब मेटल के साथ 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं। और मैं बोलता हूं ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका मतलब मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6। तो इन बातों का ये मतलब है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ इनके जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं। इसलिए आपको इन तीनों को आप लोगों ने देखा होगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या निम्न समन्वय संख्या निम्न कोऑर्डिनेशन नंबरों के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आपने इनके साथ 5-5, 6-6 लिगेंड जोड़ दिए तो आपको पता है इनके कॉम्प्लेक्स बनाने की पावर थोड़ी घट जाएगी। मतलब ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर कम के अंदर बनाते हैं। कम का मतलब 4 को ले लो आप, 3 को ले लो, 2 को ले लो, ठीक है ना। विशेषकर 4 वाले में ज्यादा स्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल है तीनों किस्म होते हैं 4 वाले में, ठीक है ना। अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 या 6 कर दोगे तो इनके कॉम्प्लेक्स बनाने की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, आप लोगों को घट जाएगी, सामर्थ्य क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है ना। तभी तो आप लोगों ने तीनों के जो कॉम्प्लेक्स देखे होंगे वो ज्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखे होंगे। मैं बता देता हूं आप लोगों को, देखो खूब देखा होगा आपने NiCl का होल 4-2, ठीक है ना, संकरण निकाला है खूब। ये NiCN का होल 4, ये यहां पर भी -2, उसके बाद PtNH3 का होल 4 +2, ठीक है ना। इसका मतलब ये ज्यादातर जो या पीडी, ये आप लोगों का पीडी NH3 का होल 4 +2, इसका मतलब ये निकला कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर या निम्न समन्वय संख्या निम्न कोऑर्डिनेशन नंबर या लो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा दिया जाए, मतलब इन मेटलों के साथ 6-6 लिगेंड जोड़ दो या 5-5 लिगेंड जोड़ दो, तो इनके कॉम्प्लेक्स बनाने की पावर थोड़ी घट जाएगी, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स बनाने की पावर घट जाएगी, मतलब जो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, लो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ ये क्या बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो इस बात से प्रूफ होता है कि जो मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं वो कौन सी होगी, अपनी SN2 मैकेनिज्म। मतलब जो मैकेनिज्म होगी आप लोगों की वो कौन सी होगी, SN2 या सहचर। सहचर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो ये 6 पॉइंट है। अगर एग्जाम में आप लोगों से ऐसे पूछ ले कि भाई आप लोग नाभिक किसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए, ठीक है ना, नाभिक किसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए या सहचर अभिक्रिया को समझाइए और उसके एविडेंस में प्रमाण दीजिए, मतलब उसके पक्ष में प्रमाण दीजिए आप लोग, ठीक है ना, फेवर में आप एविडेंस दीजिए। तो आप लोग वहां पर ये काम करना, उन चीजों को सबको शो करके और फिर इसको कर देना। क्वेश्चन कम से कम 5-6 नंबर का बनेगा, ठीक है ना। ये एविडेंस मैंने 6 लिखा है, 6 एविडेंस को आप रिप्रेजेंट कर देना, किसी भी तरीका से कोई भी मिस्टेक मत करना, ठीक है ना। मैंने एक एक एविडेंस को बिल्कुल स्पेशल तरीका से एक्सप्लेन कर दिया। एविडेंस नंबर 1 को कर दिया एविडेंस को, एविडेंस 2 को कर दिया, 3 को कर दिया, 4 को कर दिया, 5 को कर दिया और 6 को कर दिया। एक एक पॉइंट को अच्छी तरीका से बोल बोल के आप लोगों के लिए नोट्सों में से बोल बोल के एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया कि नोट्सों के अंदर लिखा क्या है और हमारा उस पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी किसी पॉइंट में अगर आपको ऐसा 21-20 लगे कि थोड़ा कम समझ में आया तो बिल्कुल आप लोग मेरे से पूछ लेना, मैं मेरी तरफ से इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, ये तो होता है अपना टॉपिक कंप्लीट। अब मैं अगले टॉपिक की बात कर लेता हूं, कीलेट प्रभाव, मतलब कीलेट इफेक्ट। कीलेट प्रभाव, कीलेट इफेक्ट क्या होता है उसको मैं इसी लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। इसी लेक्चर के अंदर मैं कीलेट प्रभाव, कीलेट इफेक्ट को बिल्कुल आप लोगों के लिए समझा दूंगा, ठीक है। जिससे हमारा कीलेट प्रभाव भी आप लोगों को पता है, समझ में आ जाएगा और अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सामने बता देता हूं कि कीलेट प्रभाव, कीलेट इफेक्ट क्या होता है। तो इसको तो मैं टाड़ देता हूं, बात किसकी करते हैं, कीलेट प्रभाव, कीलेट इफेक्ट की। तो देख लो आप लोग कीलेट प्रभाव, कीलेट इफेक्ट क्या होता है। देखो हम बात करते हैं कीलेट प्रभाव, कीलेट इफेक्ट की। तो इधर देखो, देखो मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं यहां पर कीलेट प्रभाव, कीलेट प्रभाव मतलब कीलेट इफेक्ट। अभी कीलेट प्रभाव क्या होता है, कीलेट इफेक्ट क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं कि कीलेट प्रभाव, कीलेट इफेक्ट आप लोगों का क्या होता है। तो देखो ध्यान से समझना,
क्या ये कीलेट प्रभाव, कीलेट इफेक्ट क्या होता है, इस चीज को मैं बता देता हूं। पहले तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज बता देता हूं, कीलेट प्रभाव, कीलेट इफेक्ट बीएससी सेकंड ईयर में मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। आप लोग अपने नोट्स चेक करके देख लेना, बीएससी सेकंड ईयर के अंदर कीलेट इफेक्ट या कीलेट प्रभाव आप लोगों को क्या होता है इसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों के एक बार में समझ में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों का बीएससी सेकंड ईयर में था, ठीक है ना। वहां पर इसके क्वेश्चन भी बनते थे, इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आखिरकार कीलेट इफेक्ट, कीलेट प्रभाव हम लोग किसको बोलते हैं, तो देखो सुनो मेरी बात। कीलेट इफेक्ट को, कीलेट प्रभाव को शो करते हैं द्विदंतों को बहुदंतुक टाइप के लिगेंड, मतलब बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट या मल्टीडेंटेट लिगेंड बोल सकते हो, ठीक है ना। द्विदंतुक लिगेंड जो मतलब मेटल के साथ दो जगह से कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, और बहुदंतुक लिगेंड पॉलीडेंटेट या मल्टीडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं, कि जो मेटल के साथ दो से अधिक जगह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एथिलीन डाइएमीन होता है, आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, CH2NH2, CH2NH2 और CH2NH2, ये फॉर्मूला किसका होता है, एथिलीन डाइएमीन का। किसका फॉर्मूला होता है, एथिलीन डाइएमीन का, जिसको शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, ENV लिखते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, ENV लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन। ये मेटल के साथ कितनी जगह से बॉन्ड बना सकता है, दो जगह से, क्योंकि आप लोग पता है यहाँ पर डोनर एटम कितनी जगह पर, दो, एक डोनर एटम तो आप लोगों का ये रहा, एक डोनर आप लोगों का ये रहा, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गई, जब भी कीलेट संकुल या कीलेट प्रभाव की या कीलेट संकुल की या कीलेट इफेक्ट की कभी भी बात हो तो एक चीज तो दिमाग में ले आना कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर द्विदंतों को या उससे आगे वाले जो लिगेंड है उनकी बात होने वाली है, द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंडों की, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड या मल्टीडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड भी बोल सकते हो। बहुदंतुक लिगेंड को आप पॉलीडेंटेड लिगेंड भी बोल सकते हो या मल्टीडेंटेड लिगेंड भी बोल सकते हो, जो आपको पसंद है वो लिख देना, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो द्विदंतुक और बहुदंतुक टाइप के लिगेंड होते हैं उनमें क्या करते हैं, लिगेंड के एक जगह से, मतलब लिगेंड एक ही होता है लेकिन वो एक ही लिगेंड मेटल से दो या दो जगह से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्डों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस तरीका से डेफिनेशन बोल सकता हूं कीलेट प्रभाव की, कि जब एक ही लिगेंड द्वारा मेटल के साथ एक से अधिक उपसंयोजक बंध बना जाए तो चक्रीय संरचना युक्त संकुल बनते हैं। ऐसे संकुल क्या होते हैं, स्टेबल, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो साइक्लिक रिंग होती है, जो आपकी चक्रीय संरचना होती है, वो कौन, आप लोग जानते हो वो कौन होती है, स्टेबल होती है, ठीक है ना। तो जब एक ही लिगेंड द्वारा मेटल के साथ एक से अधिक उपसंयोजक बंध बना जाए, मेटल के साथ एक से अधिक कोऑर्डिनेशन बंध बना जाए तो चक्रीय संरचना युक्त संकुल बनते हैं। ऐसे संकुलों को हम क्या बोलते हैं, कीलेट संकुल बोलते हैं, और इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, कीलेटीकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कीलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल शो कर देता हूं, ठीक है ना। एक एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि कॉमन कॉम्प्लेक्स और आपके कीलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, किसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई, क्या बात बोली है, कि जब एक ही लिगेंड द्वारा मेटल के साथ एक से अधिक उपसंयोजक बंध बना जाए तो चक्रीय संरचना युक्त संकुल बनते हैं। ऐसे संकुल क्या होते हैं, या ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, स्टेबल। तो मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल रिप्रेजेंट कर देता हूं, एग्जांपल को लेने के बाद फिर मैं दोबारा डिस्कशन करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, यहाँ पर दोनों को मैं एग्जांपल रिप्रेजेंट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एक एग्जांपल तो मैं कॉमन ले लेता हूं और एक एग्जांपल मैं आप लोगों का कीलेट वाले का ले लेता हूं। तो देखो आप लोग, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स तो मैंने लिया है CuNH3 का होल 4 प्लस के 2, और आपको पता है मोनोडेंटेड लिगेंड होता है NH3, एक ही जगह से कर सकता है, ठीक है ना। कॉमन कॉम्प्लेक्स होता है, कॉमन कॉम्प्लेक्स मैंने इसलिए लिया है कि जिससे कि मैं कंपैरिजन कर सकूं आप लोगों की किसकी, बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड वालों से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स, इसकी जो शेप होगी वो ये होगी Cu, यहाँ पर आप लोगों का NH3 है, यहाँ पर भी NH3 है, यहाँ पर भी NH3 है, और यहाँ पर भी NH3 है। मतलब मेटल के साथ कितनी जगह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना, चार जगह से, क्योंकि कॉमन सी बात है, चार लिगेंड है। यहाँ पर लिख दो प्लस के 2, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर कर लेता हूं मैं आप लोगों की कीलेटी कारक लिगेंड की, मतलब कीलेटी कारक लिगेंड के कॉम्प्लेक्सों के एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Cu, और आपका ले लिया मैंने वो एथिलीन डाइएमीन। तो देखो ये बना देगा NH2 CH2 NH2 CH2, यहाँ पर लोग एक काम करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ NH2 CH2, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने CH2, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया NH2, और इसने भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को सामने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने NH2, यहाँ पर लिख दिया CH2, यहाँ पर भी लिख दिया CH2,
और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया NH2, और इसने भी मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर भी इसके ऊपर क्या लिख दिया मैंने, +2 लिख दिया, इसके ऊपर क्या लिख दिया, +2, क्योंकि ये आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन है, CuEn का होल ट्वाइस, और यहाँ पर लिख दिया मैंने +2, CuEn का होल ट्वाइस और +2 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये तो आपका सामान्य संकुल है, कॉमन कॉम्प्लेक्स, सामान्य संकुल मतलब कॉमन कॉम्प्लेक्स है। और ये आप लोगों का कौन है, किलेट संकुल, ये आप लोगों का कौन सा, किलेट संकुल, ठीक है ना, कौन सा है, किलेट संकुल या किलेट कॉम्प्लेक्स। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, आप समझाता हूं इसको कि देखो आप लोगों से मैंने क्या बात बोली कि कोई भी लिगेंड जो मेटल के साथ एक बॉन्ड बना सकता है, जो मेटल के साथ केवल एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, उनको बोलते हैं एक दंतुक लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना। लेकिन जो मेटल के साथ एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, जिनको आप बहुदंतुक या क्या बोलते हो, द्विदंतुक लिगेंड, मतलब 2 जगह से कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, द्विदंतुक बाइडेंटेड लिगेंड, और 2 से ज्यादा जगह से कर रहा है तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं, बहुदंतुक लिगेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड या मल्टीडेंटेड लिगेंड। तो देखो ये तो गए आपका सामान्य संकुल, कॉमन कॉम्प्लेक्स, जिनमें ये कौन है, Cu, और Cu के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, आप लोगों को 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इस सामान्य संकुल के कंपेयर में जो आपका किलेट संकुल होता है, किलेट कॉम्प्लेक्स होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर को देखो, एक साइक्लिक टाइप की स्ट्रक्चर बनी है। देखो इस पूरी स्ट्रक्चर को देखो, एक साइक्लिक टाइप की इधर स्ट्रक्चर बन गई और साइक्लिक टाइप की इधर स्ट्रक्चर बन गई। साइक्लिक का मतलब होता है रिंग चारों ओर से क्लोज हो जाना, रिंग चारों ओर से बंद हो जाना, जबकि आप लोगों को पता है यहाँ पर साइक्लिक टाइप की स्ट्रक्चर नहीं बनी। देखो ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, जबकि यहाँ पर ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी हुई नहीं है। आप लोगों को पता है यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है, बॉन्ड बन चुका तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुकी है, यहाँ पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका तो आप लोगों को पता है साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुकी है, जबकि यहाँ पर ये जगह पूरी खाली पड़ी है। इसका मतलब यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, नीचे वाली जगह पर साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। और आप लोग जानते हो अच्छी तरीका से कि जो एसाइक्लिक रिंग होती है, मतलब जो अचक्रीय रिंग होती है, उनके कंपेयर में आपकी चक्रीय साइक्लिक रिंग क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। उनकी रिंगों को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और कॉमन सी बात है, जिसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इसका मतलब सामने वाली चीज स्टेबल है। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। और देखो मेटल के साथ लिगेंड आपका कौन सा है, देखो ये कॉम्प्लेक्स है आपका CuEn का होल ट्वाइस +2। इसका मतलब समझे कि एक EN मेटल के साथ कितनी जगह से बॉन्ड बना सकता है, 2 जगह से। तो कॉमन सी बात है यहाँ पर EN कितने हैं, एथिलीन डाइएमीन कितने हैं, 2 है। तो कॉमन सी बात है वो कितनी जगह से बॉन्ड बना सकता है, 4 जगह से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो एक तो आपका ये एथिलीन डाइएमीन इरा EN, और एक आप लोगों का एथिलीन डाइएमीन इरा EN, ठीक है ना। एक 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 कितने बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो एक से ज्यादा बॉन्ड हो गए ना। लिगेंड आपका एक ही है, लेकिन उसने एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है। देखो लिगेंड आपका एक ही एस कॉम्प्लेक्स में, एक ही लिगेंड आपका EN एथिलीन डाइएमीन, लेकिन वो मेटल के साथ कितनी जगह से बॉन्ड बना रहा है, 4 जगह से, क्योंकि एक EN 2 जगह से बनाएंगे तो कॉमन सी बात है 2 कितनी जगह से बनाएंगे, 4 जगह से, ठीक है ना। और यहाँ पर साइक्लिक टाइप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साइक्लिक टाइप की स्ट्रक्चर का मतलब हम जानते हैं कि रिंग आप लोगों की क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है ना। तो किलेट संकुल आप लोगों को समझ में आ गई ना कि इनमें एक साइक्लिक टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, और साइक्लिक टाइप की स्ट्रक्चर बनने की वजह से सामान्य संकुलों की कंपेयर में किलेट संकुल होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर बता देता हूं, किलेट संकुल, किलेट कॉम्प्लेक्स की जो आपकी डेफिनेशन है, किलेट इफेक्ट की क्या डेफिनेशन होती है कि जब एक ही लिगेंड द्वारा मेटल के साथ एक से अधिक उपसेच संयोजक बंध बनाया जाए तो चक्रीय संरचना युक्त संकुल बनते हैं। ऐसे संकुल को हम क्या बोलते हैं, किलेट संकुल बोलते हैं, और इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, किलेटीकरण या किलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, किलेट प्रभाव, किलेट इफेक्ट। मेरी बात आप लोग समझ में आई है नहीं आई, ठीक है ना। आप सुनो मेरी बात ध्यान से कि अगर इसी के अंदर पाई बॉन्ड और जोड़ दे, देखो ध्यान से समझना, क्या ये तो कौन चूंकि साइक्लिक टाइप की स्ट्रक्चर, इसका मतलब स्टेबल है, लेकिन इस साइक्लिक टाइप की स्ट्रक्चर में भी आप लोगों का कोई ऐसा लिगेंड आ गया जिसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जिन लिगेंडों के पास पाई बॉन्ड होता है वो कॉम्प्लेक्स अगर किसी के साथ बनाए तो कॉम्प्लेक्स और भी ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पाई लिगेंड होता है वो अनस्टेबल होता है, पाई जो बॉन्ड होता है आपको पता अनस्टेबल होता है, तो वो रिंग में क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन करेगा, मतलब रिंग में क्या करेगा, विस्थानीकृत करेगा। और कॉमन सी बात है रिंग में डीलोकलाइजेशन करेगा, मतलब रेजोनेंस करेगा। डीलोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि रिंग में वो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, अनुनाद करेगा। तो कॉमन सी बात है जितना ज्यादा अनुनाद होगा रिंग और भी ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि हम जानते हैं अनुनादी संरचनाओं की संख्या मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इस टाइप के मतलब स्टेबिलिटी के। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई नहीं आई। इसका मतलब अगर उसके अंदर पाई बॉन्ड आ गया तो आपका कॉम्प्लेक्स पहले के कंपेयर में और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा क्या करता है, रिंग के
अनुनाद करता है, रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा आपके उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना, बात आप लोगों को समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब ये निकला क्या सामान्य संकुल और आपके किलेट संकुल, और किलेट संकुल के अंदर भी कोई लिगेंड ऐसा आ गया जिसके पास पाई बॉन्ड है, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी आप लोगों की, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि वो पाई बॉन्ड रिंग में क्या करेगा, डिलोकलाइजेशन करेगा। ठीक है ना, या विस्थानीकरण होगा वहां पर, क्योंकि पाई बॉन्ड एक अनस्टेबल बॉन्ड होता है, वहां से वो पूरी रिंग के अंदर घूमेगा तो जो आपका कॉम्प्लेक्स उसको और भी ज्यादा स्टेबल कर देगा। ठीक है ना, तो आज का टॉपिक ये जो किलेट इफेक्ट था ये इतना ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वैसे भी ऐसी बात नहीं है पहली बार किलेट इफेक्ट को आप फेस कर रहे हो, इससे पहले भी आप किलेट इफेक्ट को अच्छी तरीके से जान चुके हो, समझ चुके हो। जिन स्टूडेंट मेरे से बीएससी सेकंड ईयर में पढ़े वो अपने यूनिट सेकंड के नोट्स चेक करके देख लेना, वहां पर किलेट इफेक्ट, किलेट प्रभाव मैंने समझा रखा है। और जो स्टूडेंट मेरे से पहली बार जुड़े हैं बीएससी थर्ड ईयर में, वो आप देख लो क्या बोलते हैं किलेट इफेक्ट। इसको बोलते हैं किलेट इफेक्ट कि लिगेंड एक ही होता है लेकिन मेटल के साथ एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और कौन से टाइप की स्ट्रक्चर बना लेता है, साइक्लिक टाइप की। इसलिए सामान्य संकुलों की कंपेयर में जो आपके किलेट संकुल होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, और उसका रीजन होता है, क्या रीजन होता है उसमें, तो उनमें क्या बन जाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो ये तो किलेट संकुल की बात होती है आप लोगों की। ठीक है, एग्जाम में किसी भी तरीके से एंगल से क्वेश्चन आए आप लोग आराम से रिप्रेजेंट कर देना, वो ये पूछेगा टिप्पणी कीजिए, मतलब नोट्स लिखिए किलेट इफेक्ट पर। ठीक है, तो आज मैंने दो टॉपिकों पर बात की है, मैं आप लोगों को दोनों टॉपिकों के बारे में बता देता हूं। एक तो हमारी किसकी बात हुई है कि वर्गाकार समतलीय संकुलों के अंदर हमें कौन सी अभिक्रिया पड़ी, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि वर्गाकार समतलीय संकुलों के अंदर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए तथा उसके पक्ष में एविडेंस में, फेवर में आप एविडेंस दीजिए। ठीक है ना, पक्ष में प्रमाण दीजिए, फेवर में एविडेंस दीजिए, तो बिल्कुल आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक लिख देना। और ये आप लोगों का क्वेश्चन मैंने नोट्सों के अंदर भी बना रखा है। देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को, नोट्सों के अंदर मैंने आप लोगों का ये क्वेश्चन बना रखा है, मैं बता देता हूं क्वेश्चन पढ़ के, जो वर्गाकार समतलीय संकुल पढ़ा है तो उसके नीचे आप नोट्सों को चेक करके देखना, वहां पर मैंने क्वेश्चन बना रखा है कि वर्गाकार समतलीय संकुलों में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि मैकेनिज्म को समझाइए तथा इसके पक्ष में प्रमाण दीजिए, मतलब फेवर में एविडेंस दीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने तो बिल्कुल पूरी ही चीज को लिख देना आप लोग जहां से आप लोगों को लिखा है। और अगर किलेट इफेक्ट, किलेट प्रभाव पर अगर वो आपसे नोट्स लिख पाए, टिप्पणी करवाए, तो जितना भी किलेट इफेक्ट मैंने नोट्सों के अंदर लिखवा रखा है वो पूरा लिख देना आप लोग। ठीक है ना, किलेट इफेक्ट दिमाग में आते ही एक चीज दिमाग में क्लिक कर लेना कि यहां पर आपके द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड की बात होने वाली है, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड की बात होने वाली है। ठीक है, ये बात आप विशेषकर ध्यान में रखना। डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि जब एक ही लिगेंड द्वारा मेटल के साथ एक से अधिक उपसंयोजक बंध बना जाए तो चक्रीय संरचना युक्त संकुल बनते हैं। ऐसे संकुल क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, और उसका रीजन क्या होता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, चक्रीय संरचना बन जाती है। तो ये तो आपके सामान्य संकुल होते हैं। देखो यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनी है, लेकिन देखो यहाँ पर बॉन्ड मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुके हैं। और साइक्लिक स्ट्रक्चर खूब जानते हो कि रिंग अगर चारों ओर से बंद हो जाए, क्लोज रिंग या बंद रिंग को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक रिंग बोलते हैं। अरे भाई क्लोज रिंग को, क्लोज का मतलब बंद रिंग को ही तो साइक्लिक रिंग बोलते हैं हम लोग। और अचक्रीय, अचक्रीय किसको बोलते हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि भाई जो रिंग साइक्लिक नहीं है आप लोगों की, ठीक है ना, वो कौन हो गई आपकी अचक्रीय रिंग हो गई। जो चक्रीय रिंग नहीं है तो कॉमन सी बात है, वो कौन हो गई, अचक्रीय रिंग हो गई। तो ये सारी चीज आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे ही पता है आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, इसलिए एक एक चीज का यहाँ पर मतलब समझते हो कि अब मैं क्या किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है ना, ये सारी चीज आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो मैंने दो टॉपिकों का डिस्कशन किया, देखो ध्यान से समझना। इस लेक्चर में मैंने दो टॉपिकों का डिस्कशन किया है। पहला टॉपिक मैंने किसके बारे में डिस्कशन किया था, मैंने SN2 या सहचर क्रिया विधि के पक्ष में मैंने प्रमाण दिए थे, मतलब SN2 या एसोसिएटिव मैकेनिज्म के फेवर में मैंने क्या दिए थे, एविडेंस। कितने दिए थे, मैंने 6 एविडेंस दिए थे। 6 को आप लोग देख लेना, मैंने एक एक पॉइंट को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद मैंने किसकी बात की थी, किलेट प्रभाव की, किलेट इफेक्ट की। किलेट प्रभाव क्या होता है, किलेट इफेक्ट क्या होता है, आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीका से समझा दिया। एग्जाम में आए तो लिख देना यार, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है ना, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आराम से कर लेना। अब आज के लेक्चर के बाद मैं आपको बता देता हूं, आज की इस क्लास के बाद जो अपनी जो इस यूनिट के लेक्चर है, तो आप ये मान लो कि हाँ 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये कौन सा लेक्चर है अपना, ये लेक्चर अपना कौन सा 12वें नंबर का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14 तक अपनी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग जितने भी क्वेश्चन है देखते रहो। मैं प्रत्येक चीज में एक ही चीज बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, प्रत्येक वीडियो में मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरे लेक्चर चलते चले ना, तो आप लोग जैसे आज मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया तो ये देख लिया करो यार। क्योंकि पहले तो ये थे कि भाई पेपर नहीं हो, पेपर मैंने आप लोगों को डाल ही रखे। भाई पेपर मैंने क्यों डाले, पेपर डालने का मेरा मकसद यही था कि आप लोग पेपर देख के ये पता लगा लो कि यार हम लोगों जो सर ने अभी आज हमको टॉपिक पढ़ाया वो
कितनी बार पूछ लिया, 19 में पूछा है या 18 में पूछा है, 17 में पूछा है, 16 में पूछा है, 15 में पूछा है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। तो उससे एक आइडिया लग जाता हम लोगों को, क्या लग जाता, आइडिया लग जाता कि हाँ यार ये 2017 की एग्जाम में पूछा था और उसके बाद नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को हम देखते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पहले से डाल रखे हैं, ठीक है ना। तो जो भी मैं टॉपिक पढ़ा दूं उसको आप देख लिया करो कि कौन सी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। बाकी लास्ट में तो आप लोग जानते हो, मैं बता ही देता हूं, लास्ट में तो पूरे पेपर को बता देता हूं कि भाई ये क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में आया, कौन सी एग्जाम में नहीं आया, वो सारी चीजों का डिस्कशन लास्ट में तो हम लोग करते हैं, ठीक है। आप लोग भी देख लिया करो, ठीक है ना, आप लोग भी देख लिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 13 में, अपना ख्याल रखना।